सुज़लॉन इंडिया की लार्जेस्ट रिन्यूएबल पावर कंपनी। इस कंपनी के स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को माला माल कर दिया है। आज पूरे स्टॉक मार्केट में बस इसी के चर्चे चल रहे हैं। किसी ने अपने 10,000 को 40,000 कर दिया है तो किसी ने अपने 2 लाख को 10 लाख कर दिया है। पिछले एक साल में इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर को करीब 306% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में तो 2020% का रिटर्न। यानी आज से 5 साल पहले अगर आपने इस स्टॉक में सिर्फ 10,000 रुपए डाले होते ना तो आज वो करीब 2 लाख रुपए बन जाते, और अगर 1 लाख रुपए डाले होते ना तो 20 लाख रुपए हो जाते। 10 लाख रुपए डालते तो 2 करोड़ रुपए। शायद जिंदगी भर आपको कोई काम ही नहीं करना पड़ता, ना ही कोई नौकरी और ना ही कोई बिजनेस। पिछले कुछ सालों में अपने इन्वेस्टर को मल्टी बैगर रिटर्न्स देने के बाद सुज़लॉन आज हर रिटेल इन्वेस्टर का फेवरेट स्टॉक बन चुका है। कई लोगों का मानना है कि आने वाले समय में सुज़लॉन 1,000 रुपए तक के लेवल भी दिखा सकता है। लेकिन क्या ये स्टॉक सच में फ्यूचर मल्टी बैगर बन पाएगा या फिर यहां से नीचे गिर जाएगा? आइए जानते हैं हमारे आज के वीडियो में। 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात, ये कहावत तो आपने बहुत बार सुनी होगी। जनरली ये लाइन उस वक्त कही जाती है जब कोई प्रोडक्ट या सर्विस सिर्फ कुछ ही समय के लिए अच्छा चलने वाला होता है, या फिर किसी इंसान का अच्छा वक्त सिर्फ कुछ ही समय के लिए होता है। स्टॉक मार्केट में भी ऐसे कई सारे स्टॉक है जिनको ये कहावत एग्जैक्टली सूट होती है। यानी ऐसे स्टॉक जो सिर्फ कुछ समय के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं लेकिन बाद में बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं करते या फिर नेगेटिव रिटर्न्स देते हैं और कुछ सालों बाद तो कंपनी ही उड़ जाती है। आइए इसको कुछ एग्जांपल से समझते हैं। 2006 में रिलायंस कम्युनिकेशन के सिर्फ एक शेयर का प्राइस करीब 290 रुपीस था। वहां से अगले 2 साल तक इस स्टॉक ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था। जनवरी 2008 तक तो ये स्टॉक 820 रुपए के लेवल तक पहुंच गया था, यानी ऑलमोस्ट 2 साल में 200% की ग्रोथ। लेकिन 2020 में यही स्टॉक कौड़ियों के भाव बिक रहा था, सिर्फ 1 रुपए पर। यानी इन्वेस्टर्स को 99.99% का लॉस करवाया है इस स्टॉक ने। कोई इंसान ये स्टॉक खरीदने को रेडी ही नहीं था। स्टॉक मार्केट में रोज इस स्टॉक में लोअर सर्किट लग रहे थे, यानी सिर्फ 2-4 साल तक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने के बाद आरकॉम ने अपने इन्वेस्टर्स को लॉस ही करवाया है। यहाँ कई इन्वेस्टर्स के लाखों रुपए डूब गए और जो लोगों ने अपनी जीवन की सारी कमाई ऐसे स्टॉक में लगाई थी ना वो तो बर्बाद ही हो गए। ये लोग आज भी रिलायंस कम्युनिकेशन के ओनर मिस्टर अनिल अंबानी को गालियां ही दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या सुज़लॉन में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है? पिछले 5 सालों में 2000% से भी ज्यादा का रिटर्न देने के बाद क्या अब ये स्टॉक यहाँ से गिरने वाला है या फिर ये यहाँ से और भी ज्यादा ऊपर जाने वाला है? वेल, इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। इस कंपनी की हिस्ट्री, बिजनेस मॉडल और फंडामेंटल्स को डिटेल में समझना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। तुलसी तंती नाम के एक गुजराती टेक्सटाइल बिजनेसमैन ने 1995 में सुज़लॉन एनर्जी को इनकॉर्पोरेट किया था। तब टेक्सटाइल सेक्टर में मशीन्स रन करने के लिए बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती थी, लेकिन लोकल अथॉरिटी से इनफ इलेक्ट्रिसिटी ना मिलने की वजह से मिस्टर तुलसी तंती ने विंड पावर का सहारा लेने के बारे में सोचा और सुज़लॉन एनर्जी की शुरुआत कर दी। इससे पहले इंडिया में किसी कंपनी ने रिन्यूएबल पावर पर फोकस ही नहीं किया था। तब सुज़लॉन ने पहली बार विंड पावर का बिजनेस इंडिया में शुरू किया और इसीलिए कंपनी को फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी मिल गया। इंडिया में नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी सबको अवेलेबल नहीं होती थी। वेल, वो तो आज भी अवेलेबल नहीं होती है ड्यू टू लिमिटेड पावर जनरेशन कैपेसिटी। मेट्रो सिटीज में तो पावर मिल जाता है लेकिन विलेजेस में ये नहीं मिल पाता। सुज़लॉन वो पहली कंपनी थी जिसने लोगों को 24/7 बिजली का सपना दिखाया और उसे सच करने का रास्ता भी बताया। लोगों के सपोर्ट के साथ कंपनी का फ्यूचर ब्राइट लगने लगा था। सुज़लॉन धीरे धीरे अपने बिजनेस को एक्सपांड भी कर रहा था। इनका बिजनेस मॉडल एकदम सिंपल था। किसी भी बिजनेस को अगर इनसे पावर सप्लाई चाहिए तो विंड मिल्स लगाने के लिए होने वाले कैपिटल एक्सपेंडिचर का 25% उस बिजनेस को इन्वेस्ट करना पड़ेगा और बाकी का 75% सुज़लॉन खुद बैंक या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले लेता था और इस तरीके से उनको पावर सप्लाई पहुंचाया जाता था। फाइनली अपने इनकॉर्पोरेशन से करीब 10 साल बाद सितंबर 2005 में इस कंपनी ने अपना आईपीओ लॉन्च किया, जहां कंपनी ने अपने 10 रुपए की फेस वैल्यू वाले शेयर का इशू प्राइस बैंड 425 से 510 रुपीस पर शेयर रखा था। आईपीओ हाईली ओवर सब्सक्राइब भी हो गया, ऑलमोस्ट 15 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन। उस वक्त में तो ये भी ज्यादा था और लिस्टिंग सीधे 587 रुपीस पर हो गया। देखते ही देखते सुज़लॉन का प्राइस बढ़ने लगा। आईपीओ के सिर्फ 3 साल बाद स्टॉक का प्राइस 4 टाइम्स तक ग्रो हो चुका था, करीब 2100 रुपीस तक पहुंच गया। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 2008 में तो सुज़लॉन को निफ्टी में भी शामिल किया गया था, यानी सुज़लॉन को इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में से एक माना जा रहा था। लेकिन अगले 1 साल में इस स्टॉक का प्राइस सीधे 150 रुपए पर आ गया, यानी ऑलमोस्ट 92% क्रैश इन जस्ट 1 ईयर। और उस वक्त इंडिया के हर रिटेल इन्वेस्टर के दिमाग में बस एक ही क्वेश्चन था कि जो कंपनी इतनी तेजी से ग्रो कर रही थी, फ्यूचरिस्टिक प्लान और बिजनेस मॉडल पर काम कर रही थी, जिसकी ऑर्डर बुक इतनी स्ट्रांग थी, इवन निफ्टी 50 का हिस्सा भी बन चुकी थी, आखिर कैसे डूबने की कतार पर आ गई?
वेल इसके पीछे कंपनी के मैनेजमेंट और इन्वेस्टर का सिर्फ एक रॉन्ग डिसीजन था। अगर कंपनी ने वो एक गलत डिसीजन नहीं लिया होता तो आज कहानी कुछ और ही होती। शायद आज भी सुज़लॉन निफ्टी 50 का हिस्सा होता। शायद आज सुज़लॉन भी टाटा और रिलायंस की तरह मल्टी बिलियन डॉलर का एम्पायर होता। शायद आज सुज़लॉन का स्टॉक प्राइस 50,000 से भी ज्यादा होता और इंडिया के लाखों इन्वेस्टर्स को करोड़ों रुपए का नुकसान भी नहीं होता। अब जैसा कि मैंने बताया, सुज़लॉन के डूबने का सबसे बड़ा रीजन था कंपनी के मैनेजमेंट और इन्वेस्टर का एक गलत डिसीजन। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। 1995 से 2007 तक कंटिन्यूअस ग्रोथ के साथ सुज़लॉन अब इंटरनेशनल मार्केट में भी अपने बिजनेस को एक्सपांड करने लगा था और कंपनी को दुनिया भर से बड़े बड़े ऑर्डर मिलने लगे थे। अपनी इसी ग्रोथ को और भी ज्यादा तेज करने के लिए 2007 में सुज़लॉन ने एक यूरोपियन कंपनी आरी पावर को एक्वायर करने का प्लान बनाया। ये कंपनी भी रिन्यूएबल एनर्जी सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाली कंपनी थी। ये कंपनी भी पूरे यूरोप में रिन्यूएबल एनर्जी सोल्यूशन प्रोवाइड करती थी। सुज़लॉन के मैनेजमेंट को लगा कि इस कंपनी को एक्वायर करने के बाद हम इंटरनेशनल मार्केट में रीच बढ़ा लेंगे और बहुत तेजी से ग्रोथ करने लगेंगे। लेकिन ये एक्विजिशन इतना आसान नहीं था क्योंकि इस कंपनी के एक्विजिशन के लिए एक फ्रेंच कंपनी अरीवा भी बहुत इंटरेस्टेड थी। अब सुज़लॉन और अरीवा दोनों के बीच में इस कंपनी को एक्वायर करने के लिए एक बैटल शुरू हो गई। 9 फरवरी 2007 से लेकर 25 मई 2007 तक इन दोनों कंपनीज के बीच में भारी टक्कर हुई और फाइनली 4 महीनों की कंटिन्यूअस बैटल, नेगोशिएशंस और मेहनत के बाद सुज़लॉन जीत गई। अरीवा ने आरी पावर के शेयर होल्डर्स को 140 यूरो पर शेयर का प्राइस दिया था, वहीं सुज़लॉन ने 150 यूरो पर शेयर का ऑफर दिया। फाइनली सुज़लॉन ये बैटल जीत गया। उसने आरी पावर को एक्वायर कर लिया और कंपनी का 87% कंट्रोल ले लिया। इस डील की टोटल वैल्यू करीब 1.4 बिलियन डॉलर थी और इतना पैसा तो सुज़लॉन के पास कभी था ही नहीं। सुज़लॉन ने इस एक्विजिशन के लिए कुछ बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से करीब 1 बिलियन डॉलर्स का लोन ले लिया और यही उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। इस एक्विजिशन के तुरंत बाद ही 21 सितंबर 2009 को कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 200 मिलियन यूएस डॉलर के FCCB यानी फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड के थ्रू पैसे रेज कर लिए। और ये पहली बार नहीं था जब कंपनी ने इतने बड़े अमाउंट के FCCB इशू किए थे। इससे पहले भी कंपनी ने मल्टीपल टाइम्स FCCB अनाउंस किए थे और उसके थ्रू फॉरेन मार्केट से बहुत सारा फंड रेज कर लिया था। इस वजह से कंपनी का डेट बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। उनके इंटरेस्ट पेमेंट बहुत हाई हो चुके थे। 21 अक्टूबर को कंपनी ने 5:1 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट अनाउंस कर दिया, जिससे सुज़लॉन के शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए से 2 रुपए हो गई और मार्केट वैल्यू 2100 से 420 रुपए हो गई। लेकिन इस एक्विजिशन और स्टॉक स्प्लिट के बस 9 महीने बाद सितंबर 2008 में लेमन ब्रदर्स क्राइसिस शुरू हो गया था, जिस वजह से हर जगह अनसर्टेनिटी का माहौल बन गया था। दुनिया भर के स्टॉक मार्केट क्रैश होने लगे थे, बिजनेसेस बंद होने लगे थे, कंपनीज के रेवेन्यू ड्रॉप होने लगे थे और कई कंपनीज तो प्रॉफिट से लॉसेस में जाने लगी थी। सुज़लॉन के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। ज्यादा पैसा कमाने की लालच में आकर सुज़लॉन ने अपना बिजनेस इंडियन मार्केट को छोड़कर फॉरेन कंट्रीज में बढ़ाने पर फोकस किया था। सुज़लॉन के मेजर ऑर्डर्स USA, UK और यूरोपियन कंट्रीज से आते थे। सुज़लॉन की टोटल ऑर्डर बुक का करीब 70 to 80% हिस्सा फॉरेन ऑर्डर बुक से ही भरा हुआ था और ये सब एक ही झटके में कैंसिल हो गए क्योंकि लेमन ब्रदर्स क्राइसिस की वजह से यूएस जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज की फाइनेंशियल सिचुएशन खराब होने लगी थी। इस सिचुएशन में वहां की ज्यादातर कंपनीज ने अपने ऑर्डर कैंसिल कर दिए, जिसका सीधा असर सुज़लॉन के रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी पर पड़ा। इस दौरान कंपनी के शेयर प्राइस में बहुत बड़ी गिरावट देखने मिली थी। सिर्फ 2 महीने में सुज़लॉन का स्टॉक प्राइस 220 रुपए से सीधे 40 रुपए पर आ गया था, यानी इन्वेस्टर को सिर्फ 2 महीने में 82% का लॉस हो गया। इस दौरान कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,57,000 करोड़ रुपीस से सीधे 93,000 करोड़ रुपीस पर आ गया, यानी इन्वेस्टर को करीब 4,44,000 करोड़ का लॉस हो गया। कंपनी के मल्टीपल ऑर्डर्स कैंसिल होने की वजह से कंपनी को करोड़ों का लॉस भी हो गया था और ऊपर से 1.5 बिलियन डॉलर यानी करीब 63,000 करोड़ से भी ज्यादा का कर्ज था। अगर 10-12% का इंटरेस्ट भी पकड़े ना तो भी सालाना करीब 6 से 7 हजार करोड़ रुपए का तो इंटरेस्ट ही पे करना था, वो भी हर साल। इससे सुज़लॉन का प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट होने लगा था और देखते ही देखते ये लॉसेस और भी ज्यादा बढ़ने लगे थे। इवन कंपनी ने कई सारे बॉन्ड्स और लोन के रीपेमेंट में डिफॉल्ट भी कर दिए थे। ये देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2009 में सुज़लॉन का प्रॉफिट 2.39 बिलियन रुपीस का था,
जो कि 2010 में 9.83 बिलियन रुपीस का लॉस बन गया। 2011 में 13.24 बिलियन रुपीस का लॉस और 2015 में तो 91.6 बिलियन रुपीस का लॉस अपनी लाइफ टाइम की हिस्ट्री का सबसे बड़ा लॉस बुक किया था। और इस दौरान कंपनी का स्टॉक प्राइस भी बहुत तेजी से गिरने लगा था। 2013 तक ये स्टॉक का प्राइस गिरते गिरते सिर्फ 5 रुपए पर आ चुका था। कई दिनों तक इस स्टॉक में तो लोअर सर्किट लगे रहे। कई इन्वेस्टर के लाखों रुपए अपने आंखों के सामने डूबते रहे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। फाइनली कंपनी के मैनेजमेंट को समझ आ गया था कि सालों पहले लिया गया उनका वो डिसीजन गलत था। उन्हें इतना बड़ा कर्ज लेकर किसी फॉरेन कंपनी को एक्वायर करना ही नहीं चाहिए था। 2015 में सुज़लॉन के मैनेजमेंट को थोड़ी अक्ल आई और उन्होंने अपनी गलती को ठीक करने के लिए दिल पे पत्थर रखते हुए एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। और यही वो डिसीजन था जिससे सुज़लॉन की पूरी काया पलट हो गई। अगले ही साल कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई। वो डिसीजन था इतनी मेहनत करके दुनिया से लड़ झगड़ के खरीदी हुई कंपनी आरी पावर, जिसका नाम चेंज होकर सेनवियन हो गया था, उसको बेच देने का। फाइनली 2015 में सुज़लॉन ने आरी पावर को बेच दिया फॉर 1 बिलियन यूरोज और इन पैसों से कंपनी ने अपने कर्ज को थोड़ा कम कर दिया। सुज़लॉन ने दिल पे पत्थर रखते हुए ये मूव अपनी बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग और फाइनेंशियल्स को बेटर करने के लिए लिया था। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2016 के एंड में कंपनी के रेवेन्यूज 19,950 करोड़ से सीधे 9,483 करोड़ पर आ गया। इसका मेन रीजन वही था जो पहले भी हुआ था। इस कंपनी की ऑर्डर बुक हमेशा से ही फॉरेन कंपनी से भरी हुई होती थी और इंडियन से ऑर्डर काफी कम थे। लेकिन आरी पावर को बेच देने से वो सारे फॉरेन ऑर्डर्स हाथ से निकल गए। इसके बाद से भले ही डेट बर्डन थोड़ा कम होने लगा था, लेकिन कंपनी का रेवेन्यू कंटिन्यूअसली गिर रहा था। 2020 तक आते आते कंपनी का रेवेन्यू सिर्फ 3,000 करोड़ का ही बचा था। ऊपर से कोविड का मार्केट क्रैश। मार्च 2020 में तो ये शेयर कौड़ियों के भाव बिक रहा था, सिर्फ 1-2 रुपए में, लेकिन फिर भी कोई इस शेयर को खरीदने के लिए तैयार ही नहीं था। स्टॉक में तब भी रेगुलर बेसिस पर लोअर सर्किट लग रहे थे। अब ऐसे में कंपनी को जिन्होंने करोड़ों की लोन दी थी और जिनको कंपनी ने करोड़ों के बॉन्ड्स इशू किए थे, वो लोग चुप बैठने वालों में से नहीं थे। इसलिए 2020 में कंपनी ने अपने काफी सारे लेंडर्स जैसे कि SBI और कई सारे FCCB के इन्वेस्टर्स के साथ कंसल्ट करके अपने डेट को रीस्ट्रक्चर किया। उन्हें उस लोन और बॉन्ड्स के बदले में कुछ इक्विटी शेयर्स दिए और तो और कंपनी के प्रमोटर्स और कुछ की शेयर होल्डर्स ने ओवरऑल 392 करोड़ रुपीस इन्फ्यूज किए। इसके बाद 2022 में कंपनी ने राइट इशू के थ्रू मार्केट से 1200 करोड़ रुपए रेज किए थे बाय इशूइंग 240 करोड़ शेयर्स एट ₹5 पर शेयर। एज यू ऑल नो, किसी भी बिजनेस में कैश फ्यूल की तरह काम करता है। यहां भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। कंपनी में पैसे आते ही कंपनी का बिजनेस ट्रैक पर आने लगा। कंपनी के रेवेन्यूज बढ़ने लगे थे। फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी का एनुअल रेवेन्यू 3,000 करोड़ से बढ़ के सीधे 6,000 करोड़ पर पहुंच गया, यानी सिर्फ 2 साल में डबल हो गया। इतना ही नहीं, डेट रीपेमेंट की वजह से कंपनी का इंटरेस्ट बर्डन भी कम हो गया था। फाइनली कंपनी ने प्रॉफिट्स जनरेट करना भी स्टार्ट कर दिया था। फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी ने 2,887 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया था एंड FY24 में तो ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो गई थी। कंपनी के कैश फ्लोज भी पॉजिटिव होने लगे थे और स्टॉक प्राइस रॉकेट की तेजी से बढ़ते हुए 80 रुपए तक पहुंच गया है। ये तो सुज़लॉन की अब तक की कहानी थी। अब बात करते हैं कंपनी के फ्यूचर की। पूरी दुनिया में फॉसिल फ्यूल्स खत्म होने की कगार पर है। इसके अलावा पॉल्यूशन भी बढ़ते जा रहा है। इससे बचने के लिए इंडिया और पूरी दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट होना चाहती है। गवर्नमेंट खुद रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को सपोर्ट कर रही है। करंटली सुज़लॉन को भी कई सारी बड़ी बड़ी कंपनी से रिन्यूएबल एनर्जी के बड़े बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं, जैसे कि ऑयस्टर ग्रीन हाइब्रिड, जूनिपर ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, आदित्य बिरला ग्रुप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगले 2 साल में कंपनी 20,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू एस्टिमेट कर रही है। इस कंपनी के फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज की तरफ देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कंपनी की ग्रोथ पोटेंशियल बहुत बढ़ चुकी है, क्योंकि कंपनी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यानी डेट ऑलमोस्ट 0 हो चुका है। अकॉर्डिंग टू मी, अगले 5 साल में सुज़लॉन फिर से मल्टी बैगर बन सकता है। आपको क्या लगता है, क्या सुज़लॉन फिर से मल्टी बैगर बन पाएगा? क्या सुज़लॉन फिर से निफ्टी 50 का हिस्सा बन पाएगा? अपना आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।